हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 है आज। तो पाचन तंत्र, तो पाचन किसे कहते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। फिजियोकेमिकल प्रक्रिया का मतलब होता है कि फिजिकल और रासायनिक दोनों प्रक्रिया हैं इसमें। अब फिजिकल और रासायनिक प्रक्रिया, जैसे अपन भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन को ग्रहण करने के दौरान हमारे दांतों के बीच में जो घर्षण होता है, घर्षण के कारण भोजन पिसता है। तो जो दांतों के बीच में जो घर्षण होता है, वो घर्षण तो कौन सी प्रक्रिया हो गई? एक भौतिक प्रक्रिया हो गई। और जो मुंह में जो लाल ग्रंथि होती है, वो लाल ग्रंथि भोजन में मिलना कौन सी प्रक्रिया हो गई? एक रासायनिक प्रक्रिया हो गई। तो भोजन एक कौन सी प्रक्रिया हो गई? फिजियोकेमिकल प्रक्रिया हो गई। भोजन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना होता है। मतलब जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का मेन उद्देश्य यही होता है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिले, हमारे शरीर को ऊर्जा मिले। अब कई बार आपने देखा होगा कि भोजन ग्रहण करने के बाद में हमें नींद आती है। तो नींद क्यों आती है? क्योंकि हम जब भी भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तब वो हमारी तंत्रिकाओं से, मस्तिष्क की तंत्रिकाओं से जो भी ऊर्जा होती है वो ग्रहण कर लेती है, और उसके कारण हमें नींद आना शुरू हो जाती है। मतलब थोड़ी ऊर्जाओं को ग्रहण करने के दौरान हमें नींद का आभास होना लग जाता है। अब जल, खनिज, विटामिन, इनका पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये खुद ही इतने छोटे होते हैं, इनका इनको पाचन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनका केवल अवशोषण होता है, वो भी बड़ी आंत में जाके इनका अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये शरीर के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, इनका पाचन नहीं होता है। अब देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की आहार नाल की लंबाई लगभग कितने फीट होती है? लगभग 30 फीट या 32 फीट भी कई बुकों में देखने को मिलती है। तो लगभग 30 फीट के आसपास होती है, और मीटर में देखें तो 9 मीटर के आसपास। ठीक है, तो आहारनाल में एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई लगभग 30 फीट, जिसमें मुख गुहा, ग्रास नली। अब ग्रास नली में ग्रसिका और ग्रसनी दोनों शामिल होते हैं। आमाशय की लोकेशन ये हो गई। छोटी आंत ये वाली छोटी आंत हो गई, और बड़ी आंत यहाँ से ये वाली बड़ी आंत हो गई, और ये वाला भाग हो गया अपेंडिक्स का भाग हो गया। ठीक है, और ये गुद्दा हो गया। अब इसके दौरान डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाचन में सहायक होती हैं, पाचन करवाने में सहायक होती हैं। तो कौन कौन सी ग्रंथि है? लाल ग्रंथि मुंह में पाई जाती है, जो भोजन के साथ मिलकर बोलस का निर्माण करती है। तो मुंह में बोलस का निर्माण करती है लाल ग्रंथि। जठर ग्रंथि, आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे एचसीएल का स्त्राव होता है। ठीक है, लीवर और पित्ताशय, जब आमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है, तब लीवर और पित्ताशय से और अग्नाशय ग्रंथि से कुछ अग्नाशय ग्रंथियां भी उसे भोजन में पाचन करने में सहायता करती है छोटी आंत के अंदर। फिर कुछ आंतरिक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जो भोजन को पचाने में हमारे लिए सहायक होती हैं। अब देखते हैं, मुख गुहा में हमने दांतों का अध्ययन कर लिया था। दांतों के बाद में हम देखते हैं जीभ का अध्ययन। अब जीभ में देखें तो जीभ में उभार पाए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पर जीभ के ऊपर थोड़े थोड़े छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं छिद्र को उभार पाए जाते हैं, जिन्हें पेपिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेपिला। और पेपिला हमारे जीभ में हमारे जीभ पर क्या काम करता है? तो स्वाद का ज्ञान करवाने का काम करता है। तो पेपिला स्वाद का ज्ञान करवाता है। अब जीभ में जो पीछे वाला भाग होता है वो कड़वाहट का ज्ञान करवाता है। किसका? कड़वाहट का ज्ञान करवाता है। जो साइड वाला भाग होता है वो नमकीन, मतलब खटास का ज्ञान करवाता है। और जो आगे वाला, जीभ का आगे वाला भाग होता है, वो मीठे का आभास करवाता है। और जीभ के बीचों बीच में स्वाद कलिकाएं अपसेंट होती हैं, वो हमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं करवाती। तो जीभ पर जो उभार पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पेपिला कहा जाता है। पेपिला का काम क्या होता है? स्वाद का ज्ञान करवाना होता है। बाद में देखते हैं हम मुख गुहा। तो मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, और मानव शरीर में लगभग प्रतिदिन में 1 से 1.5 लीटर लार का स्तरण होता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियों में पहली लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। और यही लार ग्रंथि सांप में जहर का काम करती है। कौन सी ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि। सबलिंगुअल ग्रंथि और सब मैंडिबुलर ग्रंथि। 3 ग्रंथियां कौन कौन सी की? पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्रंथि। अब लार ग्रंथि से 4 प्रकार के एंजाइम का स्त्राव होता है। लाइसोजाइम एंजाइम, जो जीवाणुनाशी होता है। जब हम भोजन को बिना हाथ धोए हुए ग्रहण कर लेते हैं तो उस दौरान हमारे शरीर के अंदर जीवाणु चले जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम काम आता है। भाई भगवान को भी पता था कि मानव है, मानव गलती करेगा, तो मानव ने शरीर ही ऐसा बनाया कि उसमें लाइसोजाइम एंजाइम दे दिया, और जो जीवाणुनाशी होता है। दूसरा एंजाइम है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम काम क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है, या स्टार्च या मंड का पाचन करता है। अब चोकर किसे कहा जाता है? चोकर कहा जाता है जब भी, मतलब गेहूं के जो चारों ओर का आवरण होता है उसे क्या कहा जाता है? चोकर। और जिसमें जिस गेहूं में या जिस आटे में चोकर की मात्रा अधिक होगी, वहां पर पाचन की प्रक्रिया उतनी ही सरल होगी। क्योंकि यदि चोकर को हटा लिया जाएगा तो वो मैदा का रूप बन जाएगा, और मैदा को पचाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और डाइस्टेज एंजाइम भी यही स्टार्च का पाचन करने का काम करता है। म्यूकस एंजाइम का काम क्या होता है? ये भोजन को चिपचिपा बनाता है, ताकि भोजन हमारी आंतरिक दीवारों से न चिपके। ठीक है, अब इसके बाद में देखें तो ग्रास नली से पहले ग्रसनी की बात करें। ग्रसनी पर एक एपिग्लोटिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एपिग्लोटिस।
एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस का क्या क्या काम होता है? एपिग्लोटिस का काम होता है ये भोजन और वायु के उभयनिष्ठ मार्ग को क्या कहा जाता है? ग्रसनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रसनी। भोजन और वायु के उभयनिष्ठ मार्ग को ग्रसनी कहा जाता है। अब ग्रसनी पर पाया जाता है एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस का काम होता है जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसको श्वास नली में जाने से रोकता है। कौन? एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का काम करता है। ठीक है। अब ग्रास नली। अब ग्रास नली में यहाँ से जो ग्रास नली हमारी स्टार्ट हो जाती है, इस ग्रास नली में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। अब जैसे भोजन हम ग्रहण करेंगे भाई, तो ग्रहण करने के दौरान यदि भोजन को हमने ग्रहण किया तो वो धीरे धीरे ही नीचे जाएगा, आमाशय में धीरे धीरे नीचे जाएगा। अब जैसे मान लो कोई छत टपक रही है, छत का पानी एकदम से नीचे आके गिरता है तो धड़ाम जैसी आवाज़ आती है, आवाज़ आती है। अब वही हमारे पेट में आवाज़ आएगी यदि वहाँ पर कर्माकुंचन की प्रक्रिया न हो। तो हमारे शरीर में जो ग्रास नली में भोजन जाता है वो कर्माकुंचन की प्रक्रिया से जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया से जाता है? कर्माकुंचन की प्रक्रिया से। तो ग्रास नली में भोजन की प्रक्रिया मतलब भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखते हैं आमाशय। तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? कार्डिक भाग, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। तो देखो आमाशय के अंदर भोजन 4 घंटों तक ठहरता है। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? कार्डिक भाग। कार्डिक भाग ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? कार्डिक भाग, जिसमें HCl का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। ये जीवाणुनाशी होता है, मतलब HCl जीवाणु को मारने में सहायता करता है। ठीक है, और ये भोजन को तोड़ता है। तो HCl का स्त्राव कहाँ होता है? तो कार्डिक भाग में HCl का स्त्राव होता है। आमाशय का मध्य भाग कौन सा कहलाता है? फंडिक कहलाता है। फंडिक पर ये जो कांटानुमा संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? कांटानुमा संरचना को रुंजी कहा जाता है, जो भोजन को ठहराने का काम करती है। रुंजी भोजन को ठहरा के या रोक के रखती है, जो भोजन को रोक कर रखता है। और भोजन भूखा रहने पर ये रुंजी आमाशय की दीवारों से टकराती है और आमाशय की दीवारों के टकराने के कारण हमें दर्द का अनुभव होता है, तो भूखा रहने पर हमें चुभता है। ठीक है। और पाइलोरिक भाग, तो पाइलोरिक भाग से गैस्ट्रिक जूस मतलब जठरस का स्त्राव होता है, जिसकी पीएच लगभग 1.2 से 1.4 के मध्य होती है। अब जठरस में HCl, सलेस्मा, पेप्सिनोजन और रेनिन एंजाइम ये पाए जाते हैं। तो आमाशय में भोजन कितने घंटों तक? 4 घंटों तक ठहरता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? कार्डिक कहा जाता है। मध्य वाले भाग को फंडिक और पश्चिम भाग को क्या कहा जाता है? पाइलोरिक भाग कहा जाता है। अब आमाशय में HCl का स्त्राव, कार्डिक भाग में HCl का स्त्राव होता है। ये कीटाणुनाशी होता है, मतलब HCl जो कीटाणु को मारने में सहायता करता है और भोजन को तोड़ता है। ठीक है। फंडिक भाग में जो कांटानुमा संरचना पाई जाती है उसे रुंजी कहा जाता है, और रुंजी भोजन को रोक कर रखने का काम करती है और भूखा रहने पर ये चुभती है। ठीक है। तीसरा भाग हो गया पाइलोरिक भाग, जिससे जठरस का स्त्राव होता है और जठरस की पीएच होती है 1.2 से 1.4 के मध्य। इसके बाद में देखिए जठर ग्रंथियां। तो जठर ग्रंथियों में जिसमें जठरस का स्त्राव होता है, जिसकी पीएच लगभग 1.2 से 1.4 के मध्य होती है। अब जठरस के अंतर्गत HCl, पेप्सिनोजन, सलेस्मा, गैस्ट्रिक लाइपेज, रेनिन ये आते हैं। तो HCl, HCl ये कौन सी ऑब्जेक्टिव कोशिकाओं से निकलता है? HCl का स्त्राव कौन सी कोशिकाओं से होता है? जठरस में ऑब्जेक्टिव कोशिकाओं से होता है। ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है और ये पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का कार्य करती है। और ये पेप्सिन है ना, जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का कार्य करती है। अब पेप्सिनोजन ये जाइमोजन कोशिका या चीप कोशिकाओं से निकलती है। पेप्सिनोजन जाइमोजन कोशिका या चीप कोशिकाओं से निकलता है और ये प्रोटीन का पाचन करता है। अब प्रोटीन का पाचन सर्वाधिक आमाशय में ही होता है। प्रोटीन का पाचन सर्वाधिक कहाँ होता है? आमाशय में ही होता है। अब इसके बाद में बात करें सलेस्मा। तो सलेस्मा का क्या काम है? ये पीले रंग का एक गाढ़ा पदार्थ होता है, जो HCl जो निकलता है उसको आमाशय की दीवारों से आमाशय को सुरक्षित रखता है, आमाशय की दीवारों को सुरक्षित रखता है। तो ये HCl आमाशय की सुरक्षा करता है। ये पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है। इसके बाद में देखें गैस्ट्रिक लाइपेज। ये लाइपेज किसका काम करता है? तो वसा को पचाने का काम करता है। वसा को पचाने का काम करता है। रेनिन एंजाइम। तो रेनिन एंजाइम की बात करें तो रेनिन एंजाइम छोटे बच्चों में पाया जाता है। तो छोटे बच्चों में रेनिन एंजाइम पाया जाता है, जो माता के दूध को पचाने का काम करता है। ये माता के दूध को पचाने का काम करता है। छोटे बच्चों में जो माता का दूध होता है वो रेनिन एंजाइम की सहायता से पचता है। ठीक है। तो रेनिन एंजाइम ये मतलब दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? केसिन प्रोटीन को पेरा केसिन प्रोटीन में बदलने का कार्य करता है। तो दूध में कौन सी प्रोटीन? केसिन प्रोटीन। और केसिन प्रोटीन को पेरा केसिन में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो रेनिन एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम। तो जठरस के अंतर्गत HCl कौन सी कोशिकाओं से? तो ऑब्जेक्टिव कोशिकाओं से निकलता है। ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन पेप्सिन की सहायता से पेप्टोन में बदला जाता है। ठीक है। और पेप्सिनोजन जाइमेजिक कोशिकाओं से निकलता है, जिसे चीफ कोशिकाएं कहा जाता है। और प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन भी कहाँ होता है? आमाशय में ही होता है। सलेस्मा क्या होता है? एक पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है जो आमाशय की दीवारों को HCl से सुरक्षा करवाता है। ठीक है। गैस्ट्रिक
गैस्ट्रिक लाइपेज, तो ये वसा का पाचन करता है, और रेनिन एंजाइम ये केसिन प्रोटीन को पैराकेसिन प्रोटीन में बदलने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये रेनिन एंजाइम छोटे बच्चों में पाया जाता है। अब देखो, ये जो आमाशय होता है, आमाशय में हम जब भी अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण कर लेते हैं, अधिक मात्रा में जब भी हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तब HCl का स्राव अधिक होता है, तब हमें क्या होती है, एसिडिटी होती है। तो अब एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि हम या तो अधिक मात्रा में भोजन का ग्रहण करना, तो अधिक मात्रा में भोजन को ग्रहण करेंगे तब उसको पचाने के लिए अधिक HCl की आवश्यकता होगी, और अधिक मात्रा में HCl निकलेगा तो जो आमाशय की दीवारों पर को नुकसान पहुंचाएगा। तो उस दौरान हमें मतलब जो डकार आती है, या यूं कहें एसिडिटी होती है, तो वो एसिडिटी किसके कारण होती है? HCl के कारण। अब इस एसिडिटी के होने के कारण क्या होते हैं? मेन कारण जैसे कभी कभार हमने च्युइंगम खाते हैं, तो च्युइंगम खाने के दौरान हमारा मुंह चलने लग जाता है, और मुंह जब ऐसे चबाएंगे तो हमारी मस्तिष्क कोशिकाओं को संदेश जाएगा कि भाई भोजन आ रहा है, तो भोजन आ रहा है, तो यहाँ से आमाशय से HCl का स्राव हो जाएगा, जो आमाशय की दीवारों को नुकसान पहुंचाएगा, और उससे हमें क्या होगी? एसिडिटी होगी। दूसरा कारण हो सकता है कि भोजन का अनियमित समय पर भोजन करना, मतलब भोजन का कोई टाइम टेबल डिसाइड नहीं होने के कारण भी एसिडिटी हो सकती है। तीसरा हो सकता है कि हम अत्यधिक मात्रा में भोजन ग्रहण कर लें, तब भी क्या हो सकता है? एसिडिटी हो सकती है। अब एसिडिटी को दूर करने के लिए हमें किसका उपयोग करते हैं? तो एंटाएसिड प्रतिअम्ल का उपयोग करते हैं। अब आपने सुना होगा नाम MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस मतलब मैग्नीशियम का जल होता है। ये क्या होता है? मैग्नीशियम का जल होता है। जैसे HCl की अभिक्रिया हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। ये कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, और फास्ट रिएक्शन होती है। तो क्या बनता है? MgCl2 और प्लस H2O बनता है। MgCl2 प्लस H2O बनता है। ये हो गया लवण, साल्ट हो गया, ये हो गया जल, और ये MgOH का होल ट्वाइस ये कौन सा है? तो ये दुर्बल क्षार है। तो क्या है ये? दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार की अभिक्रिया जब हम अम्ल के साथ कराते हैं, तब ये कौन सी अभिक्रिया होगी? उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। और ये कैसी रिएक्शन होती है? फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है, एक फास्ट रिएक्शन होती है। अब जैसे अपने इनो का नाम सुना होगा, इनो, तो इनो भी 6 सेकंड में काम शुरू करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। उस कारण से हमारी एसिडिटी दूर हो जाती है। आई होप आप इस वीडियो में जो भी समझा होगा वो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।